नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कि मोदी टटोलेंगे मन। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर जनमन सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे में पीएम मोदी ने जनता से अपने सांसदों के कामकाज के बारे में फीडबैक मांगा है और उनसे क्षेत्र के लोकप्रिय लोकल लीडर्स के बारे में भी जानकारी देने की अपील की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह सर्वे आम आदमी के लिए टिकटों का सर्वे है और क्या इन सर्वे से बीजेपी सांसदों की टेंशन बढ़ने वाली है? आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का चुनावी रण, नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण, मोदी टटोलेंगे जनता का मन, बीजेपी सांसदों की बढ़ेगी टेंशन। केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी एक एक मोहरे को पूरी तरह जांच परख कर उतारेगी। इस दिशा में पार्टी ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। नमो ऐप पर शुरू किए गए जनमन सर्वे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता का मन टटोलने जा रहे हैं, यानी आम जन के मन में खरे उतरने वालों को ही इस बार लोकसभा का टिकट मिलेगा। अब इस सर्वे से बीजेपी सांसदों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक एक सांसद के प्रदर्शन का लेखा जोखा तैयार होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस प्रयोग को सांसदों के टिकट कटने या मिलने के तौर पर नहीं देख रही। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार लोगों से सर्वेक्षण लिए हैं, उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं और यह उसी का एक क्रम है। इस प्रकार से टिकटों का निर्धारण नहीं होता है। संगठन में टिकटों के निर्धारण की, सांसदों को लोकसभा के चुनाव में टिकट देने की अपनी तमाम प्रक्रिया है और उसका पालन ही संगठन के द्वारा किया जाएगा। और स्वाभाविक तौर पर यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी सुझाव के तत्व आमंत्रित कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर और जन कल्याण हितैषी बनाया जा सके। सर्वे का उद्देश्य 3 मापदंडों के आधार पर मौजूदा सांसदों का मूल्यांकन करना है। पहला, पहुंच और दृश्यता। दूसरा, प्रदर्शन से संतुष्टि। और तीसरा, लोकप्रियता का स्तर। इन 3 स्तर पर बीजेपी सांसदों की रिपोर्ट तैयार होगी और जो इस रिपोर्ट में जितना खरा उतरेगा वो टिकट का उतना ही मजबूत दावेदार होगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के सर्वे पर चुटकी ले रही है। व्यक्तिगत प्रमोशन वाली एप्लीकेशन पर खुद की ब्रांडिंग के लिए लोगों से सवाल पूछ लेना या उन तक सांसदों का फीडबैक ले लेना। एक सांसद इस देश में भाजपा का नहीं है जिसने किसान विरोधी काले कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो मोदी जी पता नहीं क्या चाहते हैं, ना खाता ना बही, मोदी जी जो कहें वो सही। भले ही कांग्रेस को इस बहाने बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया हो, लेकिन बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए गंभीर है। लिहाजा सांसदों के प्रदर्शन के बारे में जनता से सीधा फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही सर्वे में हिस्सा लेने वालों को अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की वैश्विक स्थिति समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार के प्रदर्शन को रेट करने के लिए कहा गया है। यानी बीजेपी जन के मन को टटोलकर लोकसभा चुनाव में फिर से झंडे गाड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इस जनमन सर्वे के पीछे मोदी की मंशा क्या है और लोकसभा चुनाव में इसका कितना इफेक्ट हमको दिखाई देगा, इसी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चेतन जी आपका। सबसे पहले आप ही के पास कि अभी तक 2 चुनाव हमने देखा कि कई ऐसे लोग भी मोदी लहर में जीत गए जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद उनको पार्षद का चुनाव लड़ा दिया जाता या विधायक का, तो हार जाते। मौजूदा भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हम मध्य प्रदेश में देखा हमने कि कई सारे सांसद चुनाव हार गए, जो कि पिछले 2-3 बार से वो सांसद का चुनाव बड़े आसानी से जीत रहे थे। तो ये जो सर्वे है ये एक टटोलने के लिए भी, ठीक है मोदी लहर अपनी जगह है, लेकिन आपका व्यक्तिगत कामकाज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने फील्ड में क्या काम किया है, जनता की आपके बारे में राय क्या है, ये सब तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। और बीजेपी की तैयारी 2024 को देखते हुए कितनी पुख्ता इसके नजरिए से? देखिए मनोज जी, ये मेरी आवाज गूंज रही है, इसको मैं करवाता हूँ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो नए नए प्रयोग करता है। राजनीति में जितने प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं
मुझे लगता नहीं कि किसी अन्य पार्टी ने किए होंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच होती है कि उस तरह की नए प्रयोग करें। देखिए, आप नए मुख्यमंत्री उतार दिए 3 देशों में, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे और सांसद थे, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया। तो ये जो एक राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति बनाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा रही है और हम देख भी रहे हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मोदी लहर में ही लोग जीते थे, पिछली बार जीते थे, इस बार के विधानसभा में भी आप प्रदेशों में देखो कि जो वहाँ के लीडर थे, प्रादेशिक नेतृत्व था, उसको किनारे कर दिया गया था और जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग भेजे गए थे, उन्होंने ही पूरा चुनावी मोर्चा संभाला था। और ये कहा गया था कि ये जो चुनाव है मोदी की गारंटी और मोदी के नाम पर ही लड़ा जाए, उसका प्रतिफल भी देखा। लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि इन तमाम चीजों के बावजूद कुछ जो सांसद है वो चुनाव हार गए। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि फग्गन सिंह कुलस्ते बड़े भारी लीडर माने जाते हैं, आदिवासी नेताओं के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं लंबे समय तक, वो विधानसभा का चुनाव हार गए। गणेश सिंह हार गए, सांसद है वो चुनाव हार गए। तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन सांसदों की स्थिति क्या है। जब आप विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पा रहे तो सांसद चुनाव कैसे जीत पाओगे। ये जो प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है मोदी जी द्वारा के जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि कम से कम जनता को अपनी बात कहने का मौका तो मिलेगा। अभी तक तो ये होता था कि जो पार्टी सर्वे करती थी वो किस आधार पर करती थी, किससे बात करती थी, ये किसी को नहीं मालूम था। कहा जरूर जाता था कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट दी है, लेकिन वो सर्वे कहाँ होता था किसी को नहीं मालूम। आज की तारीख में अगर ये जनमन सर्वे करवाया जा रहा है तो इसमें जनता की भागीदारी भी होगी। और जनता क्या सोचती है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, और वर्तमान में जो सांसद है उनकी कार्यप्रणाली के बारे में क्या चाहती है, क्या सोचती है, ये फीडबैक जो है वो निश्चित तौर पर हाईकमान के पास पहुंचेगा। और उस आधार पे कहा जरूर जा रहा भी, आपके जो प्रवक्ता उन्होंने बताया कि ये कोई टिकट देने का कोई मापदंड नहीं होगा, लेकिन ये बात देखी जाएगी कि अगर सांसद के खिलाफ नेगेटिव सर्वे आता है तो उसकी टिकट काटी जाएगी। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि 2024 का चुनाव हमको जीतना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जोश से कह रहे हैं कि तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी को। तो उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि वो जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। अभी विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, मुख्यमंत्री बने, मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से ही आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों भारतीय जनता पार्टी के नेता लग चुके। तो ये उसकी एक खासियत हो, इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करती जा रही थी कि कई जगह नहीं जीत पाई हो, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता है, विशेषकर मोदी जी की, उसमें कोई कमी नहीं आई। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40% के आसपास रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत रहा और वो लगातार कहते भी थे हम इसको 51% करेंगे। तो ब्रजेश जी, वो सांसदों का परफॉर्मेंस भी चेक हो रहा है और खुद के लिए भी वो बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, मैं आऊंगा चेतन जी आपका दोबारा, कि अर्थव्यवस्था की बात हो, वैश्विक स्थिति में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, भविष्य को लेके क्या आशा है, ये सारी चीज़ों को रेट करवा रहे हैं मोदी। तो अपने कामकाज पे भी सर्वे करवा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय हूँ इसलिए जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है और मेरे सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनका सर्वे हो रहा है, वो अपने नाम पर भी मोहर, ताकि वो कौन से नए मुद्दे हो सकते हैं, वो कौन सी नई चीज़ें हैं या किस में सुधार हो सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए भी सर्वे हो रहा है। तो एक बड़ा सर्वे, और जो सर्वे का भी चेतन जी ने भी कहा, इसके पहले जो सर्वे होते थे हमने देखा है कि उम्मीदवारों के चयन की बात हो, तमाम सारे नेता कहते थे हमने सर्वे करा लिया, ये जीतने वाला कैंडिडेट है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो पता लगता है कि जिस पर सर्वाधिक दाव लगाया जाता है वो तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर पिछड़ जाता है कई बार। तो ये ही हमने देखा है। देखिए मनोज जी, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि मोदी और जो जनता है उसके बीच का गैप खत्म हो गया। और ये गैप क्यों खत्म हुआ है, ये बात इसी तरह से संवाद, चाहे सुझाव लेने का मामला हो, मोदी जी ने सुझाव लिए लगातार, उनको लोग सुझाव भेजते रहे, या वो हम देख रहे हैं कि जो बेहतर अच्छे खिलाड़ी हों, बेहतर काम कर रहे हों, समाज में योजनाओं का लाभ ले रहे हों, उनसे सीधा संवाद कर रहे हों मन की बात के माध्यम से,
वो जो संवाद है, वो जो फीडबैक मिल रहा है मनोज जी, उससे ही तो लोकप्रियता और बढ़ रही है बिल्कुल। और उससे अपने काम में सुधार हो रहा है। मोदी जी को यदि कहीं से कोई ये फीडबैक ले रहे हैं, वो अपनी योजनाओं का भी, यदि रोजगार के अवसर मिले हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसमें ऐसे वो भी नहीं जाती होंगी, शिकायतें भी नहीं जाती होंगी? निश्चित तौर पर जाती होंगी। उन शिकायतों के आधार पर समाधान भी होता है और सुधार भी होता है। यही आप देखिए कि उनकी कार्यशैली है कि आज की तारीख में यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और यदि आपको वहां पे कोई परेशानी होती है तो आप रेल मंत्री को ट्वीट कर दीजिए, 5 मिनट के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो पूरा एक सिस्टम है। ये जो जनता के बीच में और जो नेता आ जाते थे, अफसर आ जाते थे, वो जो चेक पोस्ट थी वो खत्म हो गई है। इससे क्या, जो सांसद हैं उनमें भी डर है। आप देखिए कि सांसदों की सांसद तो आप बन गए लोकप्रियता के आधार पर। यदि हम यादव जी की बात करें, गुना से यदि वो जीते हैं तो क्या वो अपनी दम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा कर जीते हैं क्या? निश्चित तौर पर मोदी के नाम पर वोट दिए हैं। तो मोदी जी को जब उनके नाम पर वोट मिल रहा है तो उनको ये जानने का भी हक है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जाने, कि भाई आपने मेरे नाम पर तो वोट दे दिए, लेकिन मैंने जो आदमी आपको दिया है वो आदमी बेहतर है कि नहीं, वो आपको नजर आता है कि नहीं। जनता को भी लगे कि आपने हाँ। ठीक है, हमने मोदी के नाम पर इसको जिता दिया, लेकिन ये किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। तो वो आपके बीच में रह रहा है कि नहीं, समस्या को समाधान कर रहा है कि नहीं, उसकी लोकप्रियता कितनी है। जीत गए हैं और घर में बैठे हैं, आप सांसद बन गए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? फिर मोदी जिता देंगे, फिर मोदी जिता देंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का टिकट करना चाहिए। यदि आपको एक मौका मिला है तो आपकी भूमिका भी होना चाहिए। भूमिका ऐसे होने चाहिए कि यदि केंद्र सरकार ने कोई योजना लागू की है तो आप उसका धरातल पर किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है ये देखने का काम आपका है। तेजी से क्रियान्वयन कराने का काम आपका है। उसमें कहीं रुकावट आ रही तो ये काम आपका है। लोगों के बीच जाना है, योजनाओं का बखान करना है, बाकायदा पूरा एक रोड मैप है। सर्वे तो अलग बात हो गई मनोज जी, सांसद का एक एक रिकॉर्ड है कि वो कितने जगह पे गए हैं, कितने कार्यक्रम किए हैं, कितने लोगों से मिले हैं। आप सोचिए कि जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब उन्होंने सबसे पहले कहा था सांसद एक एक गांव गोद लेंगे, बिल्कुल, गांव की तस्वीर बदल देंगे। तो सांसदों ने हमने देखा है कि पहले उसको गंभीरता से नहीं लिया। फिर इसके बाद देखिए कि जब उसका फीडबैक लेने लगे, वहां पे क्या हालात हैं, किस तरह से सुधार हुआ है। जब सांसदों से हर महा बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो कि आपके यहाँ कितनी योजनाएं जा रही हैं, उन पर कितना काम हुआ है, आपसे जानकारी लेते हैं। लोगों से जानकारी के आधार पर सवाल जवाब होते हैं। तो जब इस तरह से फीडबैक लिया जाएगा, इस तरह से कान खींचे जाएंगे, तो मनोज जी मैं कह सकता हूं दावे के साथ तो वैसा ही हो सकता है कि जो एक स्टूडेंट पढ़ता नहीं है और वो सोचता है कि हाँ बाद में पास हो जाऊंगा या नकल कर लूंगा, तो वो नकल भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसके कान 24 घंटे खींचे जा रहे हैं ना, उससे काम लिया जा रहा है कि कैसे काम कर रहा हो। ये लोकप्रियता बढ़ाने में एक बड़ा कारण ये भी है मनोज कि आपके काम बेहतर हो रहे हैं। आप देखिए मॉनिटरिंग सिस्टम आपने ऐसे बना दिया है, चाहे स्वच्छता की बात करें हम, चाहे शौचालय की बात करें, कि आपको सीधी आपको जानकारी मिल रही है कि क्या क्षेत्र में हो रहा है, एक सांसद के क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक सांसद ने कितना काम किया है, अपने गांव को किस तरह से उसने बदल दिया है। तो ये जो तमाम मापदंड हैं, डर क्यों है बीजेपी के सांसदों में, विधायकों में? ये डर इसलिए है कि भले ही वो कह रहे हो जातिगत आधार पर, तमाम आधारों पर टिकट बांट दिए जाते हैं, लेकिन मनोज जी यदि कोई काम नहीं कर रहा तो उसका टिकट इस आधार पर भी कट जाता है। उसकी दूसरी जाति उस दूसरे वर्ग से ले लेंगे या दूसरे उसी समाज से दूसरे को ले लेंगे। तो आप देखिए कि इसकी वजह से एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना है जिससे काम में गति आई है। जो गति हमने देखा है कि मोदी सरकार की है, वो गति आप देखिए कि क्यों बढ़ी है, क्योंकि ये मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, चाहे वहां उनके मंत्रियों का हो, कि आप एक तरह से आपने निर्देश दे दिए, उसके बाद क्रियान्वयन किस तेजी से हो रहा है, रुकावटें क्यों आ रही हैं और किसकी वजह से आ रही हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हैं वो, आप देखिए अधिकारियों से, मुख्य सचिवों से संवाद करते हैं। आप देखिए तमाम तरह के यदि योजना में कोई गड़बड़ी आ तो सीधे अधिकारी भी बता सकते हैं। और जब जनता से फीडबैक आता है तो निश्चित तौर पर इसका असर होता है। सांसदों के इस आकलन के आधार पर भले ही पार्टी कह रही हो कि टिकट नहीं कटेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि काम ही आधार होगा। जिस तरह से मोदी सरकार चल रही है, इसी काम के आधार पर आपको टिकट मिलेगा, इसी काम के आधार पर आपका भविष्य राजनीति में तय होगा, नहीं तो घर से बिठा दिया चेतन जी, अभी तक विपक्ष आरोप लगाता था कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। तो ये जन की बात भी आ जाएगी इसमें कि जनता क्या सोच रही है, जनता की राय क्या है, विधायकों सांसदों के बारे में, केंद्रीय मंत्रियों के बारे में, खुद प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में। और इससे एक पूल भी तैयार होगा आपके पास, क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा है कि आपके क्षेत्र में और कौन सा लोकप्रिय आदमी है। तो अभी तक ये होता है कि सर्वे में उन्हीं लोगों पर सर्वे किया जाता है जो मुख्य धारा में होते हैं, या कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो जिस प्रकार से 3 नए मुख्यमंत्री, हमने 3 नए चेहरे देखे राज्यसभा विधानसभा चुनाव में हाल में, तो ऐसे कई लोग नए चेहरे भी हम देख सकते हैं। उनका एक पूल बन सकता है करीब से कम से कि ठीक है इस क्षेत्र में ये ऑप्शन नहीं है, ये अगर लोकप्रिय आदमी है,
समाज सेवा से जुड़ा है, ठीक है नेतागिरी नहीं करता हो लेकिन जनता की भी साख अच्छी है, जनता के बीच अप्रोच अच्छा है, फिर वो समाज सेवी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी और फील्ड का भी आदमी हो सकता है। और उसके पीछे मंशा है कि सीधे राजनीति में लाने का। आप देखिए कि चाहे हम गुजरात की मुख्यमंत्री की बात कर लें, उसको उनको इसी तरीके से लाया था, वो तो एक शिक्षक थी। अभी हाल ही के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक महिला से पूछा क्या राजनीति में आना चाहती हो, तो बनारस में उनका कार्यक्रम था जी। चेतन जी आपसे ही सवाल था ये वैसे। जी देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजनीति में भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। उसके पीछे ये है कि एक जो राजनीति में ताकत बना हुआ है, जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं उनका एक ताकत है, उस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि हमसे बड़ा कोई नेता है नहीं और हमसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति कोई है नहीं। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपकी जो क्षेत्र की जनता है, अगर वो आपके बारे में नकारात्मक बात कर रही है, तो फिर आप अपने आप कैसे इतना बड़ा नेता और इतना लोकप्रिय मान रहे हैं। हो सकता है वो जो एक तरीका उन्होंने अपनाया कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री तक जानकारी पहुंचेगी। और देखिए, वो तो प्रयोग करते हैं हमेशा, ऐसे नए लोगों को भी लाने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया है। और ऐसे में अगर मान लीजिए 10, 20, 25 जगह से इस तरह के फीडबैक आते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है, डॉक्टर है, वकील है या समाज सेवी कोई भी है, हो सकता है वो गरीब भी हो लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा हो, तो उसको मौका दिया जा सकता है। क्योंकि ये देखिए, जो मठाधीश है ये तो बरसों से लगे हुए हैं और उसके कारण ये होता है कि दूसरे जो लोग हैं, योग्य व्यक्ति हैं या दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता है, वो सामने नहीं आ पाते। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि नए युवाओं के जो बागडोर होती है सत्ता की, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयोग है। देखिए, जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसमें बहुत ऊर्जा होती है, काम करने का एक जज्बा होता है, उसके पास नई सोच होती है। जो बरसों से लोग काम कर रहे हैं वो एक जगह पे काम करते हैं, लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर में एक उसके काम में बदलाव आता है। देखिए, आप कांग्रेस ने भी अब बदलाव किया, वही थके हुए बूढ़े नेताओं को किनारे करके अब युवा पीढ़ी को उन्होंने बागडोर सौंपी। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। ये बात अलग है कि अभी बहुत कम समय है जीतू पटवारी के सामने या उमंग सिंघार या हेमंत कटारी के सामने, 3, 4, 5 महीने के भीतर चुनाव हो जाएगा। ऐसा तय माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक चुनाव कर दिया जाएगा, क्योंकि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है और उससे जो एक सैलाब आएगा, धार्मिक वातावरण बनेगा देश में, उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी और अप्रैल तक या मार्च के बीच में कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो उसके पहले उन्होंने इस तरह का जो जनमन सर्वेक्षण किया है उसका फायदा निश्चित तौर पर पार्टी को मिलेगा। ऐसे हो सकते हैं कि बहुत से लोग उनके सामने आए जिनके बारे में वो भी नहीं जानते, उनकी पार्टी भी नहीं जानती, उनका संगठन भी नहीं जानता, लेकिन जब जनता की तरफ से फीडबैक जाएगा कि भाई ये अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है या बहुत लोकप्रिय हो सकता है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि उनको मौका मिले और एक नई पीढ़ी आएगी, नए लोग आएंगे राजनीति में। तो जब नए लोग आएंगे राजनीति में तो राजनीति का जो विस्तृत स्वरूप है वो भी बदलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ना उनके ऊपर कोई गठरी होगी कि वंशवाद की, भ्रष्टाचार की या पुराने चेहरों की, ये भी एक प्रयोग के तौर पर अच्छा है। तो ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी हमने देखा था कि उड़ीसा से पहली बार के जीते ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो वो झोपड़ी में रह रहे होते हैं, हैंडपम्प के नीचे नहा रहे होते हैं। या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हम बात कर लें, या तमाम सारे हम देखते थे जो पद्म भूषण पुरस्कार मिल रहे हैं, पद्म पुरस्कार, उनमें ऐसे चेहरों को आगे लाया जा रहा है जिनके बारे में उनके क्षेत्र में सारे लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था या उनके आसपास के लोगों ने कि ऐसे लोगों को इनाम मिलेगा। तो उसी कड़ी में आगे बढ़कर कि अभी तक ये था कि जब गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कहते थे कि मैं तो स्कूटर पर घूम के पार्टी के पर्चे चिपकाता था, लेकिन पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जब मोदी कहते थे कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था, पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना दिया। तो उस कार्यकर्ता को ये है कि ये जुमला नहीं है कि कोई एक सीट्स पे पहुंच गया एक या दो, अब उसके पास उदाहरण है सामने कि मनोहर लाल खट्टर है, देवेंद्र फडणवीस है, मोहन यादव हैं, ऐसे तमाम सारे उसके सामने भजन लाल शर्मा है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और जब विधायकों के साथ सांसदों के रूप में जब ये मैसेज जाएगा तब फिर ये कड़ी और आगे बढ़ेगी। और जो चेतन जी भी कह रहे हैं कि जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति को लेकर जो तमाम बातें हैं कि इसमें सफाई होना चाहिए, गंदगी है, वो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, देखिए, आप राजनीति में पहले कौन लोग आते थे जो समाज सेवा करना चाहते थे, ना कि पैसा कमाना चाहते थे, पावर नहीं चाहिए था उनको, समाज सेवा में करते रहते। आप देखिए, पोस्ट कार्ड पर समस्याएं सुनते थे, गांव-गांव जाते थे, झोला टांग कर जाते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। उनका एक मकसद था समाज सेवा करना, ना कि
पावर में आना, लाइमलाइट में आना, इस पावर का दुरुपयोग करना जो बाद में हुआ, उस दौर को लौटाने की कोशिश एक तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो उन लोगों को चुन रहे हैं जो वाकई में समाज सेवा कर रहे हैं। यदि पद्म विभूषण के लिए जितने भी पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों के लिए कैसे लोगों का चयन हो रहा है जो समाज में वाकई में सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले किसको दिए जाते थे, आप इसकी कल्पना कीजिए। कैसे लोग राजनीति में आगे बढ़ते चले जाते थे, इसकी कल्पना कीजिए। यदि आपने डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र किया है तो डॉक्टर मोहन यादव के परिवार पर जाइए, आप देखिए कि किस तरह से वो मील में मजदूरी करते थे उनके पिताजी। आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी को देख, तो जो भरोसा है ना, जो काम करने वाला, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, अंतिम पंक्ति में बैठकर जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको ये उम्मीद है या वो इस काम करेगा पूरी ईमानदारी से कि कोई उसे देख रहा है और उसके इस काम का उसे इनाम मिल सकता है। हालांकि जितने भी लोगों को हमने देखा पद्म विभूषण मिला, वो किसी इनाम की चिंता नहीं कर रहे थे कि इनाम के लिए नहीं कर रहे थे, वो वाकई में समाज सेवा कर रहे थे। लेकिन सरकार का दायित्व लोगों को, जैसे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि मेरे बीच का कार्यकर्ता विधायक, और सरकार का दायित्व है कि जो बेहतर काम कर रहे हैं, जिनको वाजिब हक है उनका, उनको वो मिलना चाहिए। ना कि सिर्फ किसी भी तरीके से आप पद्म विभूषण ले लो, किसी भी तरीके से आप पद्मश्री ले लो या टिकट ले लो, परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर। तो ये जो आपने जो चयन प्रक्रिया की है, यह भरोसे का कारण है। ये वो कार्यकर्ता में भी जोश भरता है, वो जो समाज सेवा कर रहा है उसको में भी जोश आता है कि हमारी कोई मदद के लिए खड़ा हुआ है या सरकार हमको देख रही है, इसमें और योगदान मिलता है। वो इसलिए तो नहीं करता है ना कि सरकार हमारी मदद करेगी तब मैं समाज सेवा करूंगा, वो तो अपना काम निरंतर कर रहा है इस तरीके से, जैसे भी उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार कर रहा है। लेकिन जब सरकार का हाथ होता है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें जो काम धीमी गति से कर रहा है वो तेज गति से कर सकता है। और आप देखिए, उसको जब सम्मान मिलता है तो बाकी के लोगों को प्रेरणा मिलती है कि आप भी बेहतर करोगे तो आपको भी ये सम्मान पा सकते हो। आप जुगाड़ से कोई सम्मान नहीं मिलेगा आपको, और जुगाड़ से आप मंत्री भी नहीं बन सकते हो, जुगाड़ से राजनीति में टिकट भी नहीं पा सकते हो। यदि हम ये देख रहे हैं कि कौन बेहतर काम कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को समाज से उठाकर लाकर राजनीति में ले आएंगे ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ये जो सोच है, मुझे लगता है मनोज जी, ये जनता में भरोसा भी पैदा कर रही। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो समाज सेवा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं वो अब इस आधार पर पीछे नहीं हट सकते। हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हम राजनीति में नहीं जाना है। हमें क्यों नहीं जाना साहब, के राजनीति में आप घिसपिट जाओगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। पाठशाला बंद कर दी ना, छात्र राजनीति के छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए, तो वो हमने वहीं खत्म कर दिए। तो अब आप समाज से ही उठा लो ना, जो समाज में राजनीति नहीं कर रहा है लेकिन समाज सेवा का काम कर रहा है, तो उसको आप राजनीति में ले आओ तो वो वहां बेहतर तरीके से समाज सेवा करेगा। तो मुझे लगता है जो लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है प्रधानमंत्री की, उसकी सबसे बड़ी यही वजह है कि लोगों को सही चयन हो रहा है। चाहे वो पुरस्कार देने के मामला में हो, चाहे राजनीति में लाने का मामला हो, चाहे राजनीति की बड़ी पोस्ट पर ऐसे लोगों को बिठाने का। कह सकते हैं कि जो काम करने वाले उनके लिए शुभ संकेत है, और जो काम नहीं करते, मोदी लहर में जीत के 5 साल मजे कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। बहरहाल अब घंटी हमारे लिए बज गई कि समय नहीं बचा है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। निश्चित तौर पर सांसदों के काम का मूल्यांकन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता बड़ी उम्मीद से चुनती है कि वो 5 साल में उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और तमाम सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए वो दिन रात काम करेगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई बार जाति के नाम पर, कई बार परिवार के नाम पर, कई बार सर्वे के नाम पर कई जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं और फिर 5 साल तक जनता उनके चक्कर काटती है। फिर जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो फिर वो जनप्रतिनिधि फिर से नमूदार होते हैं, फिर जनता के हाथ पैर जोड़ते हैं या फिर दूसरी तीसरी बार जीत कर फिर वही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब अगर आपके काम का सर्वेक्षण होगा, जनता के बीच आपकी लोकप्रियता मापी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको काम करना होगा, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।